हेलो, कैसे हो स्टूडेंट। स्वागत है आपका एनसीईआरटी लॉन्च क्लासेस चैनल में। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आने वाला त्यौहार दीपावली का, उसी के उपलक्ष्य में एक धमाकेदार क्लास आवत सारणी के गुणों पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो आवत सारणी हमने पढ़ी थी वो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 120 तक जो परमाणु हो गए थे उनको हमने एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। उसमें क्या हुआ था कि तुम्हारे 7 आवर्त बने थे, यानी जो क्षैतिज पंक्तियां हुई थी ऐसे करके 7 आवर्त बने थे और 18 वर्ग जो आपके ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे वो थे आपके 18 वर्ग। फिर उसके बाद आपने देखा कि उन वर्गों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, एक ए वर्ग और एक बी वर्ग। पहले तो आपने ये पढ़ा ही है कि ये 1 वर्ग है, ये 2 वर्ग है, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ऐसे करके ये 18 वर्ग थे। और इन 18 वर्गों को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, एक ए में यानी ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, यहाँ पे थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये वाला फिफ्थ ए, ये वाला सिक्स ए और ये वाला सेवंथ ए। ऐसे ही करके आपने इसको बी वर्ग में डिवाइड कर दिया था। किस में डिवाइड कर दिया था? बी वर्ग में। तो 2 वर्ग बन गए। लेकिन हमारा जो मेन फोकस था इस लेक्चर में आपको बताने का कि ये जो वर्ग थे इनको हमने 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया था, है ना। क्योंकि जो आपका क्या था, उपकोष था, उसमें भी आपके 4 ब्लॉक थे, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ। आप बाबू से आपने क्या किया था, एस में, पी में, डी में और एफ में इलेक्ट्रॉन डाल दिए थे। तो मैंने इस आवत सारणी को भी 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ब्लॉकों में? एक तो एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक था आपका? तो एस ब्लॉक जो फर्स्ट ए और सेकंड ए है, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो परमाणु थे या तत्व थे उनको हमने बोला एस ब्लॉक तत्व। क्या बोला उनको? एस ब्लॉक तत्व, फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग को। दूसरा फिर बोला गया डी और पी ब्लॉक, यानी जो ए वर्ग है वो मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक एस ब्लॉक में और एक पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक कौन सा है? वर्ग नंबर 13, 14, 15, 16, 17। जो 13 है, 14 है, 15 है, 16 है और 17 है उसको मैंने पी ब्लॉक में बांट रखा है। किस में बांट रखा है? पी ब्लॉक में, यानी सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और सेवंथ ए। यानी जो ए वर्ग है वो एस में और पी में डिवाइड हो गया। और जो आपका डी वर्ग था, जो दूसरा वर्ग हमने बनाया, जो ए को छोड़ के बी वाला वर्ग बनाया, डी वाले को बी बोला गया, तो उनको बना दिया मैंने डी ब्लॉक। क्या बनाया उसको मैंने? डी ब्लॉक। तो 3 ब्लॉक क्लियर हो गए। पहला एस ब्लॉक, पहले 2 वर्ग, लास्ट के 7 वर्ग आपका कहलाया पी ब्लॉक। और एस और पी के बीच में आ गया आपका डी ब्लॉक। कौन सा आ गया? डी ब्लॉक। तो एस क्लियर, पी क्लियर, डी क्लियर। एक आवत सारणी के नीचे 28 तत्वों को अलग से डाला गया है। कितने तत्वों को डाला गया भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये छठे आवर्त के हैं। और नीचे वाला ये
7वें आवर्त के हैं, यानी जो छठे आवर्त से लिए गए हैं आपके वो श्रेणी में एक वर्ग पूरा आवर्त और नीचे वाला आवर्त ये वाला एक्टिनोइड लेंथेनोइड 2 श्रेणियां। तो इन 28 तत्वों को हमने आवर्त सारणी से अलग नीचे स्थान दिया है, जिसको मैंने एफ ब्लॉक का नाम दिया है, जिसको कौन सा ब्लॉक बताया गया है, एफ ब्लॉक। यानी कि आपके 4 ब्लॉक हैं पूरी आवर्त सारणी में, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। चारों हो गए। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये एस ब्लॉक यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये वाला क्यों नहीं आया, पी ब्लॉक यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्यों नहीं आया और यहाँ पे क्यों नहीं आया। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में, जान लीजिए अब आप कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पे बनाई थी आवर्त सारणी हमने, इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर। तो जब हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं मैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, अंत माने लास्ट का। जैसे मान लीजिए सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक है, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 11 ही में होगा। कौन सा होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, 11वां। अब आपको अबाउ नियम से ये देखना है कि जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में भर गया है, कौन से उपकोष में आ गया है। क्या बताना है, जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना पड़ेगा हमें। इसके लिए जानने के लिए मैंने अभी आपको एस ब्लॉक का लिया, आपने बोला कि सर ये एस ब्लॉक में क्यों डाले गए हैं, तो मैंने एस ब्लॉक का एक परमाणु उठा लिया सोडियम। अब हमें ये डिस्क्राइब देना है, इसको बताना है कि आखिरकार ये वास्तव में एस ब्लॉक में है या एस ब्लॉक यहाँ पर होना चाहिए था। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आएगा तो हमारा एस ब्लॉक यहाँ पर लेना ठीक होगा, और ऐसे ही हम अन्य परमाणुओं को भी बता सकते हैं कि वो कौन से ब्लॉक में होंगे। चलो करके देखते हैं भाई, बताइए। तो 11वें का सोडियम ही कर रहे हैं हम पहले। तो पहले आया 1s², पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s², फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p6। कौन सा आया, 1s², 2s², 2p6, 2 और 2 4 और 6 10। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बचा 3s1। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि 11वां इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में आएगा वो उस तत्व का ब्लॉक बन जाएगा। तो 11वां तत्व ये वाला हो गया, किस ब्लॉक में आ रहा है, एस में। तो मैंने आपको जब बढ़ा रहा था बहुत तब भी बताया था कि अंतिम कोष वाली संख्या में अंतिम गिनती कितनी है यहाँ पर, 3 में जितने बार इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे अगर आप उनको जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा उस तत्व का वर्ग। और जो मैक्सिमम नंबर आएगा, पहले जो नंबर आता है हमारा एसपीडीएफ से मैक्सिमम या अधिकतम, वो कहलाता है उसका आवर्त। तो अब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास से क्लियर करके देखिए कि जो सोडियम है वो तीसरे आवर्त में है कि नहीं। तीसरा आवर्त ये देखिए भाई, सोडियम है कि नहीं तीसरे आवर्त में, है। 3 आगे तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ये तो तीसरे में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन यानी पहला वर्ग। तो देखिए क्या सोडियम पहले वर्ग में है, ऑलरेडी है। और सबसे बड़ी बात कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में आ रहा है, एस में। कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, एस में आ रहा है। तो इसका ब्लॉक कौन सा बन गया, एस। तो सीधी सीधी बात है कि भाई मेरा सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है।
अब आप पी ब्लॉक पर आ जाइए। पी ब्लॉक में मान लीजिए आपने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन हम बार बार बहुत बार ले चुके हैं, हम ऐसा ही ले लेते हैं भाई। सिलिकॉन, क्या ले लेते हैं? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। अब हम इसका भी डिस्क्राइब करके देखते हैं कि आखिरकार ये जो सिलिकॉन हमने डाला है वो वास्तव में पी ब्लॉक में होना चाहिए था या पी ब्लॉक यहाँ पर ही होना चाहिए था या फिर यहाँ पे होना चाहिए था। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रोविन्यास करके बताइए भाई जरा, आप बताइए करके जरा जल्दी से कर दीजिए। तो सिलिकॉन में पहले 1s² आएगा भाई, सबसे पहले 1s² से स्टार्ट होता है, फिर 2s² आ गया, उसके बाद 2p6 आ गया। अब आप नो काउंट करो कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, फिर 3s² आ गया, 10 और 2 12, और फिर 3p में 6 हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल ज़रूरत है 2 की। तो कितने हो गए अब, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 2 14। तो मैंने बोला कि भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पर आएगा वही उसका ब्लॉक माना जाएगा। तो 14वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है भाई आपका? ये 14वां इलेक्ट्रॉन होगा पी ब्लॉक में आ रहा है। कौन से ब्लॉक में आ रहा है? पी ब्लॉक में आ रहा है। तो पी ब्लॉक में हो गया कौन? सिलिकॉन। एकदम क्लियर हुआ। पी से पहले जो नंबरिंग हो रही है वो 3 है और आगे भी 3 है 2 जगह पर। तो अधिकतम संख्या कितनी आ रही है ब्लॉकों से पहले? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आवर्त है वो मेरा तीसरा आवर्त है। कौन सा आवर्त है मेरा? वो तीसरा आवर्त है। तो सिलिकॉन पे नजर डालिए, तो सिलिकॉन पी ब्लॉक में तो आ ही गया, मैंने बता दिया ये पी ब्लॉक में है। तो पी ब्लॉक यहाँ पर हमारा ठीक रखा गया है, यहाँ पर पी ब्लॉक नहीं हो सकता था। या तो आप ये कहिए कि पी ब्लॉक यहाँ पर सही है, या फिर ये कहिए कि सिलिकॉन पी ब्लॉक में ही आना चाहिए। तीसरा आवर्त यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन कौन से आवर्त में आ गया? तीसरे आवर्त में। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी मैक्सिमम संख्याएं आ रही होंगी उनका टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना, वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 4। तो इसका वर्ग कौन सा हो गया? 4। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में आता है वो तत्व उसी ब्लॉक का बन जाता है। इसी कारण हमारा पहले 2 जो वर्ग हैं वो एस ब्लॉक के लिए डिसाइड किए गए हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आता है। इसलिए यहाँ पर मुझे रखा गया एस ब्लॉक, यहाँ पे रखा गया पी ब्लॉक, क्योंकि इन परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आते हैं। और यहाँ पे रखा गया मेरा डी ब्लॉक। आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखिएगा कि Zn का जो तुम्हारा 30 परमाणु क्रमांक है वो डी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक करके बताइएगा हमें कि वास्तव में वो 30 डी ब्लॉक में है अथवा नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा, SPDF का क्रम समझ में आ गया होगा। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पे ध्यान करिए भाई कि मैंने ये 2 वर्ग बता दिए आपको। तो आप जब 11th क्लास कर रहे होंगे तो फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए आप 6 कहाँ तक जो ये पहला वर्ग है ये वाला, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, यहाँ तक आप 11th क्लास में ये स्टडी करते हो। कौन कौन से वर्ग का? पहले फर्स्ट ए का, सेकंड ए का, थर्ड ए का और फोर्थ ए वर्ग का स्टडी आप करते हो 11th क्लास में। और आप 5th ए वर्ग,
5th फर्स्ट वर्ग यानी 6 वर्ग और 7th वर्ग का आप ये स्टडी करते हो 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। डी और एफ ब्लॉक का आप एक साथ ये स्टडी करते हो 12th क्लास में। तो ये क्लासों के हिसाब से मैंने डिवाइडेशन 2022 के लिए बता दिया है कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आप पढ़ोगे 11th क्लास में और 5th, 6 और 7 और एफ और डी ब्लॉक पढ़ते हो आप 12th क्लास में। अब ये एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है और ये आपका डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को अब कुछ आवर्त सारणी की आप विशेषताएं पढ़ लीजिए जरा कि जो डी ब्लॉक है उसके तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? संक्रमण तत्व। वर्ड याद करिए, हम डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस और पी ब्लॉक के मध्य में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? एस के और पी के मध्य में आते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इन जो परमाणुओं की विशेषता है, आवर्त सारणी की विशेषता है, नंबर 1 आता है आपका आयनन विभव। परमाणु त्रिज्याएं तो आप जानते ही हो भाई, है ना, वृत्ताकार माना गया था, इनको दीर्घवृत्ताकार माना गया था। तो सेंटर से नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो ये तो आप जान चुके हो। तो आयनन विभव आप पहला प्रॉपर्टी आता है आपका, दूसरा प्रॉपर्टी आता है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और तीसरा गुण आएगा आपका जी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। तो अब हम इन पर स्टडी थोड़ा सा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। आयनन विभव क्या होता है किसी तत्व के लिए, किसी परमाणु के लिए? तो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। मान लीजिए कि आपका सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो आपको आउट करना है। सोडियम में कितने हैं? 11 तत्व हैं और उन 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 11 तत्व नहीं 11 इलेक्ट्रॉन हैं और आपको 11वां इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो उस 11वें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी वही कहलाता है उसका आयनन विभव। तो एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन तो भाई किसी परमाणु में एक से ज्यादा होंगे, किसी भी परमाणु में एक से ज्यादा हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में 1 है, सोडियम में 11 है। तो अब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनन विभव कुछ और होगा, दूसरा निकालोगे तो कुछ होगा, तीसरा निकालोगे तो कुछ होगा। इसी प्रकार इसको हम नाम दे देते हैं प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो प्रथम आयनन विभव हो जाएगा, दूसरा निकालने के लिए जितनी आवश्यकता होगी वो उसका द्वितीय आयनन विभव हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, पूछिए और बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो प्रथम आयनन विभव हो गया, द्वितीय आयनन विभव हो गया, तृतीय आयनन विभव तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा आपको लगानी पड़ेगी वो कहलाएगा उसका तृतीय आयनन
विभव। तो जैसे जैसे आप आयनन विभव को बढ़ा के पास जाओगे और निकालोगे इलेक्ट्रॉन को, तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो नाभिकीय बल है वो इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण के कारण बढ़ता चला जाएगा। तो प्रथम आयनन विभव किसी परमाणु के लिए कम होगा, दूसरा उससे ज़्यादा होगा, तीसरा उससे ज़्यादा होगा। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि भाई ये मेरा नाभिक हो गया। अब नाभिक के और पास आपकी कक्षाएं होंगी जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा दूरी पर होगा, तो इसमें जो आकर्षण बल है वो अपेक्षाकृत कम होगा। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब तो नाभिकीय आवेश बढ़ गया, प्रोटॉन तो निकला नहीं, तो उसके जब दूसरा आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको ज़्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी दूसरे के लिए, है ना। तो दूसरे के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमेशा प्रथम आयनन विभव कम होता है द्वितीय आयनन विभव से। प्रथम आयनन विभव कम होगा, द्वितीय आयनन विभव उससे ज़्यादा होगा, फिर तृतीय आयनन विभव भी उससे ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या होता है आयनन की परिभाषा कि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे उस परमाणु का आयनन विभव बोलते हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। सेम आयनन विभव का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, रिवर्स होता है एकदम इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मान लीजिए सोडियम में 11 हैं, अब आपको इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना है तो उसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी आपकी लगेगी वही कहलाएगा उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता। वो क्या कहलाएगी? उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी एक डालोगे तो एक के लिए, दूसरा डालोगे तो दूसरे के लिए, तीसरा डालोगे तो तीसरे के लिए, इसका मान अलग अलग होता चला जाएगा। तो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधु कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तीसरा आता है विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कि कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को अपनी ओर कितनी जल्दी आकर्षित कर पा रहा है, उसे उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आवर्त सारणी मैंने आपको क्लियर करा दी है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आवर्त सारणी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर बनी हुई है, जिसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्गों को 2 वर्ग ए और बी में बांटा गया है, और आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें एक को एस ब्लॉक, एक को पी ब्लॉक, एक को डी ब्लॉक और एक को एफ ब्लॉक कहते हैं। ये एसपीडीएफ क्यों बने? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा था, उसी के आधार पर इस आवर्त सारणी को तैयार किया गया। जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसी परमाणु को उसी ब्लॉक में रख दिया गया, जिससे हमारा एसपीडीएफ बनकर तैयार हो गए। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये पी और एस के मध्य में स्थित होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे छठे और सातवें ही आवर्त में 14 तत्वों को अलग स्थान दिया गया है, जो हमारे आवर्त सारणी के नीचे स्थित होते हैं। आवर्त सारणी के गुण
आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, इनमें क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे आयनन विभव जो है वो आपका लेफ्ट से राइट जाने पर कम होता जाता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही ऊपर से नीचे जाने पर भी इनमें क्रमिक परिवर्तन होता है, आयनन विभव में, इलेक्ट्रॉन बंधुता में और विद्युत ऋणात्मकता में। तो आवर्त सारणी में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आयनन विभव जान गए होंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता जान गए होंगे, विद्युत ऋणात्मकता जान गए होंगे, SPDF कैसे बने जान गए होंगे। अफबाऊ के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास करके आप किसी भी परमाणु के लिए बता सकते हो कि ये वाला परमाणु कौन से आवर्त में, कौन से ब्लॉक में और कौन से वर्ग में स्थित होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्लासों के लिए हमारे चैनल NCERT लॉन्च क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है, ठीक।